Hello, welcome to Unfiltered UPSC. Today we will read about the first urbanization of ancient history. तो आप लोग गैस करो. That is इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्यों फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं. इस ईयर 2025 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था. द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ. ये हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, तो सीरीज में बने रहें. तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहा गया. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्योलिथिक एज में कि न्योलिथिक एज में लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए थे, लाइक एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी, लोग ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिए थे. दैट्स वाई न्योलिथिक एज को हम लोग एक न्योलिथिक रिवोल्यूशन कहते हैं, बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट हुई थी. तो सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो पहले 10 पीपल है किसी एक फैमिली में, वो 20 kg फूड प्रोड्यूस करते हैं. बट जैसे ही क्या बोलते हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो वैसे वैसे इन्होंने प्रोडक्शन अपना इंक्रीज किया. लाइक पहले 20 kg फूड प्रोड्यूस हो रहा था, तो अब 40 kg प्रोड्यूस हो रहा है. तो इनके पास तो फैमिली की नीड 20 kg की है, तो सरप्लस कितना हो गया? 40 - 20. 10 पीपल हैं, लेकिन अब यहाँ पे 40 kg अनाज प्रोड्यूस हो रहा है. तो अब क्या करेंगे ये लोग क्या करेंगे कि जो सम पीपल हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में. अब यहाँ पे अगर कम पीपल भी, लेस नंबर ऑफ पीपल भी वर्क करें, तो यहाँ पे फैमिली की जो फूड नीड है वो फुलफिल होगी. सो जो आउट ऑफ 10% 3% ऑफ फैमिली किसी और एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे. बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि आदमी की बेसिक नीड्स होती है रोटी, कपड़ा, मकान. व्हेन ऑल दीज नीड्स गेट फुलफिल्ड, तो आदमी अदर नीड्स की तरफ मूव ऑन करता है, लाइक पेंटिंग, आर्टिफैक्ट्स, ये सब की तरफ. क्योंकि लोग ये तीनों नीड्स पूरे होने के बाद अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं. ठीक है, तो 7 पीपल और 3 पीपल, मतलब लाइक मान लो अगर 3 पीपल भी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये 20 kg जो फैमिली की नीड है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो जो 7 पीपल हैं रेस्ट फैमिली के, वो क्या करेंगे? वो पोट्रीज बनाएंगे, या जो उस टाइम के जो रिच पीपल होंगे उनको जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स होंगे वो सेल करेंगे. जिससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी. तो डिमांड बढ़ेगी, तो हमने पढ़ा है इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? सप्लाई इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि रूट कॉज जो अर्बनाइजेशन का हुआ है वो हुआ है सरप्लस. बिकॉज विद द फेज ऑफ टाइम जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज की, बट आदमी की जो फैमिली की नीड थी वो तो रिमेन सेम 20 kg थी. डेट्स वाई जो सम पीपल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स वो किसी और एक्टिविटीज़ में इनरोल्ड हो गए, लाइक दे मेड पोट्रीज फॉर द रिच पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स. तो ये सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का था. जैसे डिमांड बढ़ा वैसे सप्लाई इंक्रीज होगा पोट्रीज का, जिससे क्या होगा कि उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा और धीरे धीरे इमरजेंस ऑफ टाउन्स स्टार्ट हो जाएगा. और इसी के बेसिस पे हमें पहला अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं. तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्बनाइजेशन कि ये जो स्टार्टिंग हुई थी, जिसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसके पीछे का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज इज सरप्लस बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो आप लोग बोलोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली क्यों पड़ा? हड़प्पा, मतलब बहुत जगह इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. तो चलिए मैं इस पॉइंट को भी आपको क्लैरिफाई करता हूँ. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है ना, वो अभी भी अनडिसिफर्ड है, मतलब उसे अभी भी अच्छे तरह से डिकोड नहीं किया गया है. और ये जो स्क्रिप्ट है वो बोस्टर फेडोन में है, मतलब ये राइट टू लेफ्ट में लिखी गई है. ओके, देन आफ्टर हम लोग सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन सील को नोटिस किया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने, और उस सील पे एक बुल और 6 लेटर लिखे हुए थे उस सील पे. ठीक है,
और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो बंगाल इंजीनियर ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे, जो कि बाद में हिस्ट्री में इंटरेस्ट लिए। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा। इन्हें फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट नोटिस किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो कि हड़प्पन सील्स को 1853 में नोटिस किए गए थे। ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। डेट्स वाई मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको, हमारे इंडिया में आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। व्हाट इट इज कॉल्ड? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म ESI होता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है। ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज़ का ध्यान रखेगा? जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होता है। जैसे आप डेली न्यूज़ में पढ़ते होंगे, कहीं पे धोलावीरा साइट्स पे कुछ नई हैपनिंग्स मिली और डिफरेंट साइट्स मिलती रहती है। जैसे राखीगढ़ी के बारे में आया हुआ था, बनावली के बारे में आया हुआ था। तो ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ नेशन पे काम करती है। ये जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और जो रिमेन्स है नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसका ध्यान रखती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जितने भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है कंट्रीज़ में उसको रेगुलेट करती है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रेगुलेशन किसके थ्रू करेगी? एक्ट्स होगा। तो उसके लिए 2 एक्ट्स हैं, आप याद कर सकते हो। एक एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड द अदर इज एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 49 में ये मेंशन है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आप ये सब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ASI का पॉइंट, आर्टिकल 49 का पॉइंट, ये सब आप कहाँ पे यूज करोगे? या जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें अगर मान लो IVC के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप इसका स्टार्टिंग इससे भी कर सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आर्टिकल 49 में मेंशन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट नोटिस करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राखालदास बनर्जी के बारे में। इन्होंने मोहनजोदारो साइट को डिस्कवर किया था जो कि 1922 में है। मोहनजोदारो को लिटरली, मतलब इसकी जो मीनिंग है ना, माउंड ऑफ डेड, हिंदी में इसको बोला जाए तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इसमें IVC में साइट्स और फाइंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी स्टेट PCS, UP PCS वगैरह, BPSC वगैरह में देखोगे वहाँ डिफरेंट टाइम्स में ये क्वेश्चन भी आते रहता है कि इस साइट्स पे क्या मिला, इस साइट्स पे क्या मिला। ओके, तो मैं ये आपको फर्दर टॉपिक में बताता जाऊँगा, तो आप लोग मेमोराइज कर लेना। तो चलिए, हमारे इस सीरीज़ का मेन फोकस है स्टोरी लिंकेजेस पे ध्यान देना। तो अभी हमने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट नोटिस किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो साइट को डिस्कवर किया था 1922 में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या रहा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एस्टेब्लिश लगभग अराउंड 3300 BC के अराउंड हुई थी, और ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया गया है। मतलब मोर और लेस 3000 से वो 1500 कंसिडर करते हैं, मतलब 1900 के आसपास, और पोस्ट हड़प्पन 1900 से 1600, उसके बाद वो डिक्लाइन हो गई थी। तो जो मेन फ्लरिशिंग एरिया था, मतलब जब किसी भी सिविलाइजेशन का एकदम ग्रोथ वाला एरिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो फ्लरिश्ड एरिया था 2600 BC से 1900 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट डिक्लाइनिंग अराउंड 1900 BC और 1400 BC के आसपास वो डिसअपियर्ड हो गई थी। जो सिविलाइजेशन थी वो, जो मैप में मैं आपको एक ये मैप दिखा रहा हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी, ये देखो आप, पंजाब, सिंध,
बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी में ये इसका एक्सटेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आया था लाइक कि जो ये एक्सटेंट है आईवीसी की, वो नॉर्थ में मंडू जम्मू कश्मीर में, साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र में, ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ में और सुतका जंदौर यानी कि वेस्ट में सुतका जंदौर बलूचिस्तान में। तो इसका जो एक्सटेंट है ना, इसकी इमेज इस टाइप की बनती है। ट्रायंगुलर। जब आप इसको लोकेट करोगे मैप पे, जो एक्सटेंट है आईवीसी का, नॉर्थ में मांडू इन जम्मू, साउथ में दायमाबाद इन महाराष्ट्र, ईस्ट में आलमगीरपुर इन मेरठ, वेस्ट में सुटका जंडोर इन बलूचिस्तान। तो ये ट्रायंगुलर, ये एक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन भी आ गया है, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट अर्बनाइजेशन? बिकॉज वैसा जो जो चीज़ यहाँ पे देखी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो उस टाइम किसी अदर सिविलाइजेशन में अवेलेबल नहीं थी। और उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और वो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में भी अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसी क्या क्या यूनिक फीचर्स थी आईवीसी के बारे में, चलिए वो करते हैं। तो मैंने ना आप लोगों को समझाने के लिए पूरे अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बनाइजेशन पैटर्न को टोटल 10 पॉइंट्स में समराइज किया हुआ है, विच कैन बी कंक्लूडेड एज वहाँ की टाउन प्लानिंग, जो कि मैं आपको सिटाडेल का पैटर्न वगैरह बताऊंगा, वहाँ का ग्रिड सिस्टम, वहाँ की ग्रेट बाथ्स, ग्रेनरीज, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रिप्ट, सील्स एंड ब्यूरियल मेथड्स। तो इस 10 पॉइंट्स में मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है, और ये अर्बनाइजेशन फीचर्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फीचर है वो है हमारा टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी अर्बनाइजेशन हमने देखा होगा, जैसे दिल्ली हो गया, जो हमारे यहाँ के म्यूनिसपैलिटीज़ होते हैं, तो कोई भी जो टाउन एस्टेब्लिश्ड होता है तो उसका पहले टाउन प्लानिंग किया जाता है कि ये रोड यहाँ से जाएंगी, इस चौक से यहाँ पे फ्लाई ओवर होगा। तो उस टाइम आप समझ रहे हो 2600 BC के अराउंड, तो उस टाइम ये सब पैटर्न वगैरह हमें देखने को मिलता है। सीटाडेल का पैटर्न मिलता है, ग्रिड सिस्टम मिलता है। तो ये सब चलिए मैं आपको बताता हूँ। टाउन प्लानिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो रिमार्केबल फीचर्स है ना, वहाँ के वो हाउसेज, अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज़, मतलब वो लोग ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे। लाइक ये देखो आप, ये इस तरह का रोड है, यहाँ पे ऐसे करके घर हाउसेज है, और ये जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करती थी एक दूसरे को। जो रिमार्केबल फीचर है क्या है, वो है ग्रिड सिस्टम। अदर क्या है, जो ग्रेनरीज है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हड़प्पन साइट्स का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स का यूज होता था, जो कि जिसका रेशियो 4:2:1 के रेशियो में होता था। और बर्न्ट ब्रिक्स ना, जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है इजिप्टियन और मेसोपोटामियन में, बहुत रेयरली ही फाइंड है, मतलब ना के बराबर। और जो टाउन प्लानिंग, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदारो का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मतलब आज भी हम देखेंगे अपने नियर बाय तो हमें ड्रेनेज एक भी, मतलब मोस्टली कवर नहीं मिलते हैं, बहुत जगह ओपन ड्रेनेज मिलता है। बट एट दैट फेज ऑफ टाइम 2600 BC के अराउंड, वहाँ पे मोस्टली ड्रेन्स कवर्ड थे। इन ऑलमोस्ट हर एक सिटीज़ में बिग और स्मॉल हाउस की अपने कोर्टयार्ड और बाथरूम हुआ करते थे। जो कालीबंगन है, कालीबंगन में कुएं हुआ करते थे लोगों के पास। जो धोलावीरा साइट है और जो लोथल गुजरात है, जो पूरा सेटलमेंट है ना उनका, वो फोर्टिफाइड रहता था। फोर्टिफाइड का मतलब बाउंड्री होती थी
उनके घर के आसपास जो उनका सेक्शंस होता था गांव का विद इन द टाउन, वो वॉल से सेपरेटेड होता था। मतलब आप समझ रहे हो कि उस टाइम हमें टाउन प्लानिंग के नाम पे हमें ग्रिड सिस्टम मिलता है, हमें ड्रेनेज देखने को मिलता है, वो भी कवर्ड ड्रेनेज, हमें बंट ब्रिक का यूज़ देखने को मिलता है, हमें वेल्स देखने को मिलती हैं, हमें फोर्टिफाइड वॉल्स एंड बाउंड्री देखने को मिलती है। तो डेट्स वाई जो वहाँ की टाउन प्लानिंग थी ना आईवीसी की, उसे हम बहुत अच्छा कहते हैं, मतलब डेट्स वाई उसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो सेकंड फीचर है अर्बनाइजेशन का, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी इस तरीके से, वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करती हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइवेसी के लिए वो लोग डोर और वॉल का भी यूज करते थे। तो समझ रहे हो उस टाइम की थिंकिंग। जो थर्ड फीचर है हमारा आईवीसी का, वो है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ मतलब वैसे तो हमें यहाँ पे ग्रेट बाथ के अलावा और कोई रिलीजियस प्लेसेस के बारे में मेंशन नहीं है कि ये रिलीजियस वर्शिप के लिए यूज़ होता था, बट वहाँ पे ना मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ का नेम मेंशन्ड है कि ग्रेट बाथ का यूज़ होता था। मतलब ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस थी मोहनजोदारो में। ये सीटाडेल, सीटाडेल का मतलब क्या होता है मैं आपको चलो समझाता हूँ। जो आईवीसी का एरिया था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो हमने टाउन प्लानिंग पढ़ी थी, उसको 3 फेज में डिवाइड किया जाता था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये जो थर्ड फेज है ना, जो रेज्ड पोर्शन है, ऊंचा जो पोर्शन है, इसी को हम लोग सीटाडेल कहते हैं। ओके। और ये जो फर्स्ट प्लेस है, इसे हम लोअर टाउन कहते हैं। और ये जो सेकंड पोर्शन है, इसे हम लोग मिडिल टाउन कहते हैं। तो जो मोस्टली जो उस टाइम पे जो किंग्स वगैरह होते थे, या जो मोस्टली जो लैंडलॉर्ड्स मतलब वो सब होते थे, जो हाईएस्ट ऑथोरिटी वाले पीपल होते थे, वो रेस्ट पोर्शन पे रहते थे, क्योंकि अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वो पहले नीचे वाले पीपल को अफेक्ट करेगा। जो मिडिल टाउन थी वहां पे ब्यूरोक्रेसी रहती थी, और जो लोअर टाउन थे वहां पे कॉमन मैन। आप इसका प्रेजेंट एग्जांपल देखोगे तो जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो भी सिचुएटेड है राइसाना हिल्स पे। तो जो टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग को 3 टाइप के टाउन्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट इज लोअर टाउन, सेकंड इज मिडिल टाउन एंड थर्ड इज कॉल्ड सीटाडेल। ठीक है। सीटाडेल इज द रेज्ड पोर्शन। और ये जो सीटाडेल है वो कहाँ कहाँ है, राखीगढ़ी में है, बनावली में है। ओके। तो आगे मैं जब आपको डिफरेंट साइट्स बताऊंगा तो उसमें उनकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी बताऊंगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, ग्रेट बाथ के बारे में। जो ग्रेट बाथ थी वो इंपॉर्टेंट प्लेस थी मोहनजोदारो की। ये सिटाडेल पे सिचुएटेड थी। और जो इसका जो साइज है ना, डायमेंशन, वो 11:7:2 है। वो तो एक्यूरेट फिगर 11.88 इंटू 7.01 है, बट आप रिमेंबर के लिए 11:7:2 याद रखना। और जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये स्टेप्स देख रहे हो, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, ये वाले, और ये देखो आप साइड रूम्स हैं, 1 2 3 साइड रूम्स। और फ्लाइट ऑफ स्टेप्स होते थे, मतलब क्लोथ चेंज करने के लिए। मान लो यहाँ पे, तब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ग्रेट बात होते थे वो मोस्टली रिलीजियस पर्पस के लिए ही होते होंगे, बट ये मेंशन नहीं है। जो फ्लोर होते थे वो बर्न्ड ब्रिक का से होते थे, हमने ये पढ़ा है। बट उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया गया था। जो यहाँ पे वाटर है, अब तो ये जो ग्रेट बाथ में वाटर कहाँ से आता होगा, तो ये जो ग्रेट बाथ के बगल में एक बड़ा सा कुआं एडजेसेंट रूम से इसमें फिल किया जाता था।
एक आउटलेट हुआ करता था कॉर्नर ऑफ बाथ में से, जिससे जो गंदा पानी है उसको बाहर दिया जाए यहाँ पे से। ऐसे जो टैंक्स हैं वो धोलावीरा वगैरह में भी प्रेजेंट है, और इसे प्रोबेबली कहा जाता है कि रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। जैसे अभी हमने देखा था कि प्रयागराज में महासंगम हुआ था, तो मोस्टली रिचुअल बाथिंग के लिए हुआ था। तो जो ये हमें मोहनजोदाड़ो में जो एक फाइंडिंग मिली है ग्रेट बाथ की, तो ये मोस्टली कहा जाता है कि रिचुअल पर्पस के लिए यूज होता होगा। और इसका साइज क्या था, 11:7:2। और ये पाई कहाँ गई थी, मोहनजोदाड़ो में। इसमें बर्न्ट ब्रिक का यूज किया गया था, और इसमें चेंजिंग के लिए एडजेसेंट रूम भी बनाए गए थे। और जो इसमें कॉर्नर में आउटलेट में तो चलिए हम लोग नेक्स्ट साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेनेडीज, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा अभी आपसे 3 क्वेश्चन है। आज जो मैंने आपको आईवीसी को फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहते हैं ये बताया, उसमें कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स डाल दें, जो डाउट्स हो आपको, कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। जो आईवीसी के हमने थ्री फीचर्स पढ़े, टाउन प्लानिंग, ग्रेट बाथ और ग्रिड सिस्टम, ये समझ में आया कि नहीं। और मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइमरीली फोकस करती है यहाँ पे रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटेक्शन के लिए, जो यहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं। तो ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई, इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो वो आप अपने कमेंट्स में फिल कर दीजिएगा। मैं आपको आगे नेक्स्ट जो इसकी सेकंड पार्ट आएगी उसमें डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आईवीसी। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। थैंक यू। एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।